नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं जंग लगभग खत्म होने वाली है, जेडी वांस कह रहे हैं कि जंग लगभग खत्म होने वाली है। हर तरफ खबरें ये आ रही हैं कि दोबारा बातचीत शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। एक बार ये सारे लोग फिर से इकट्ठा होंगे और कोई ना कोई डील हो जाएगी। और दूसरी तरफ आज एक खबर छपी है, इजराइल के अखबारों में भी छपी है और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी यह खबर छपी हुई है। इस खबर में मोसाद के चीफ कह रहे हैं कि जब तक ईरान में रेजीम चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप तो लगातार कह रहा है रेजीम चेंज हो चुकी है। ट्रंप तो यह कह रहा है कि वो सारे लोग ईरान के जिनसे हमको दिक्कत थी उनको रास्ते से हटाया जा चुका है, इसलिए ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो गई है। और इजराइल कह रहा है कि रेजीम चेंज होना अभी बाकी है। दरअसल इजराइल का ख्वाब आप सब जानते हैं, वो ये है कि ईरान को 4 और 5 हिस्सों में बांट दिया जाए, ईरान के तेल वाले इलाके पर पूरा कब्जा कर लिया जाए और ईरान को इस कदर कमजोर कर दिया जाए कि ईरान दोबारा इजराइल के सामने खड़े होने की कभी हिम्मत ना कर सके। अब देखिए, उनके लिए यह अफसोस की बात है कि उनका ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। उल्टा जरूर हो सकता है, यह जरूर हो सकता है कि इजराइल ऐसी जगह पहुंच जाए कि नेतन्याहू का कोई भी ख्वाब, खासतौर पर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब, कभी पूरा ना हो। तुर्की जिस तरह से इजराइल के खिलाफ आया है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, वो मैं कई बार बता चुका हूं। लेकिन यूरोप के अंदर जिस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बन रहा है वो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। जैसे मेलोनी के बारे में आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को सब लोग जानते हैं, उनके मीम वगैरह बनते रहते हैं, लेकिन बहुत सीरियस प्राइम मिनिस्टर हैं वो। आप उनके बयान और बाकी सब देखेंगे तो बहुत सीरियस प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ज्यादा बकबक नहीं करती हैं मेलोनी। मैं ये भी बता दूं कि राइट विंग से आती हैं, कोई बहुत लेफ्ट की नहीं है, लिबरल नहीं है, बाकायदा राइट विंग की हैं और एक जमाने में इजराइल का जबरदस्त समर्थन करती रही हैं, ट्रंप का लगातार समर्थन करती ही रही हैं। लेकिन मेलोनी का एक डिसीजन और एक बयान जो पिछले 2 दिनों में आया है वो इजराइल को चिंता में डालने वाला है। मेलोनी की सरकार ने इजराइल के साथ जो एक डिफेंस डील चल रही थी उस डिफेंस डील को सस्पेंड कर दिया है, यानी फिलहाल के लिए खत्म कर दिया है, टाल दिया है। यानी वहां से जो डिफेंस की खरीदारी होती थी, जो डिफेंस के सामान इजराइल से इटली खरीदता था और इटली से डिफेंस का जो सामान इजराइल खरीद रहा था वो फिलहाल नहीं होगा। इसके अलावा भी जो डिफेंस कोऑपरेशन था उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो उनका डिसीजन है। और उनका जो बयान आया ट्रंप के खिलाफ, खासतौर पर पोप को लेकर जो कुछ ट्रंप ने बोला था, उसके बाद जो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि मुल्क कोई ऐसा बने जहां जो रिलीजियस लीडर हैं, जो मजहबी नेता हैं, वो पॉलिटिकल नेताओं के पीछे चले। ट्रंप ने जो कहा वो सही नहीं कहा। ये ट्रंप की पहली सीधी मुखालफत थी। देखिए, पॉलिटिक्स में कई बार बहाने ढूंढे जाते हैं, आपको मुखालफत करनी होती है, मजम्मत करनी होती है, लेकिन बहाने ढूंढे जाते हैं कि किस तरह से कोई बहाना मिले और आप मुखालफत अपनी साफ कर सके। तो ट्रंप के खिलाफ मेलोनी का यह पहला बयान है जो ट्रंप को काफी बुरा लगा। और एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि मैं हैरान हूं, मुझे लगा था उसमें हिम्मत है लेकिन मैं गलत था। दरअसल मेलोनी ने यह दिखाया कि उसके पास हिम्मत है। इजराइल के साथ डिफेंस डील कैंसिल करके और उसके बाद ट्रंप के खिलाफ बयान देकर मेलोनी ने यह बताया कि यह जो पूरा माहौल जंग का बना है उसमें हम इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं रह सकते और मेलोनी अकेले नहीं है। वैसे डिफेंस डील की बात हुई तो मुझे याद आया कि आजकल अमेरिका के अखबार बहुत ज्यादा खोजी खबरें छाप रहे हैं, खोज खोज के ले आते हैं खबरें जिसमें वो कहते हैं कि चाइना ने इतने हथियार दे दिए ईरान को, रशिया ने इतने हथियार दे दिए ईरान को। ये सारी बातें वो लगातार लिख रहे हैं, छाप रहे हैं और माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान के पास तो हथियार थे ही नहीं। ईरान ने जो कुछ किया वो चाइना और रशिया से मिली हुई टेक्नोलॉजी से किया। पहली बात तो ये कि रशिया और चाइना को भी ईरान ने हथियार भेजे हैं, खासतौर पर रशिया को ड्रोन्स भेजे हैं जब यूक्रेन के साथ उसकी जंग काफी उरूज पर थी। और दूसरी बात ये कि यही अखबार कभी यह खबर क्यों नहीं छापते हैं कि इजराइल को अगर अमेरिका और पूरे यूरोप से हथियार नहीं मिलते तो इजराइल ईरान के सामने घंटे भर भी खड़ा नहीं रह पाता।
जब हथियार खत्म होते हैं अमेरिका के सामने गुहार लगनी शुरू होती है और अमेरिका नए हथियार भेज देता है उसको। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा हथियार भेजता है। इसके अलावा जितने यूरोपीय मुल्क हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, ये सारे मुल्क इजराइल को पैसा और हथियार देते रहे हैं। अगर ये मुल्क इजराइल को टेक्नोलॉजी, हथियार और पैसा नहीं देते तो इजराइल ईरान के सामने घंटे भर भी नहीं टिक पाता। लेकिन इस बात के लिए कोई यह नहीं कहता कि इजराइल अमेरिका और यूरोप के पैसों पर पलता है, यह कोई नहीं कहता। ईरान को हथियार चाइना से मिलते हैं, इस पर सबको दिक्कत है। अरे भाई, जब इजराइल दुनिया भर से हथियार खरीद सकता है तो ईरान, चाइना और रशिया से हथियार क्यों नहीं खरीद सकता? इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? लेकिन यही मैं कहता हूं, गोदी मीडिया ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही खबरें बनाता है जिसमें आपको ईरान को हथियार देना भी कोई अपराध लगे, कि जैसे ईरान को हथियार नहीं बेचा जा सकता। सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन ने इतना बड़ा सैंक्शन नहीं लगाया है, अमेरिका ने बड़ा सैंक्शन लगाया है। और अमेरिका के सैंक्शन को रशिया और चाइना नहीं मानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अमेरिका कोई दुनिया का राजा तो है नहीं, और सारे देश नरेंद्र मोदी तो है नहीं कि अमेरिका कहे खरीद लो तो खरीद लें, अमेरिका कहे बंद कर दो तो बंद कर दें। वैसे नरेंद्र मोदी को फोन किया ट्रंप ने और 40 मिनट कहते हैं बातचीत हुई। अब देखिए, यह बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीज फायर के बाद, ईरान के साथ हुए सीज फायर के बाद जो सीज फायर अभी चल रहा है, यह पहली बातचीत है ट्रंप और मोदी के बीच में। अब सवाल यह उठता है कि इस समय यह बातचीत क्यों की गई? पहली बात तो यह हो सकती है कि नॉर्मल सा है, नेता लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो ट्रंप ने बातचीत की हो। मैं यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं कि इस समय बातचीत क्यों की गई? क्योंकि जब सीज फायर की बात चल रही थी, इस्लामाबाद में जब समिट चल रही थी, ईरान के लीडर और अमेरिका के लीडर आए हुए थे वहां पर। उस समय बहुत सारे मुल्कों से ईरान ने सलाह मशविरा किया, बहुत सारे मुल्कों से अमेरिका ने सलाह मशविरा किया, लेकिन मोदी जी के साथ किसी ने कोई सलाह मशविरा नहीं किया। इसलिए यह सवाल उठता है कि यह बातचीत क्यों हुई। वैसे इस बातचीत की डिटेल सामने नहीं आई है, सिर्फ इतनी आई है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत के लोग ट्रंप से प्यार करते हैं। सॉरी नरेंद्र मोदी जी, आपके भक्त ट्रंप से प्यार करते होंगे, हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों भारतीय ना तो ट्रंप से प्यार करते हैं और ना ही नेतन्याहू से प्यार करते हैं। हमें ट्रंप से कोई प्यार नहीं है। हमें तो ट्रंप से इस बात की नाराजगी है कि वो आपकी बार बार बेइज्जती करता रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला जो था, उसका समझौता कराने की बात वो 50-55 बार कह चुका है। ये तो ईरान की जंग में फंस गया तो अब बोलना उसने बंद किया है। आपके बारे में कह चुका है कि इतने मिलियन डॉलर मैंने नरेंद्र मोदी को दिया था, जिस बात को हमने कभी सही नहीं माना। तो हम तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते, जंगखोर डोनाल्ड ट्रंप को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप को हम बिल्कुल नहीं पसंद करते। अपने आप को खुदा बताने वाले, अपने आप को जीसस क्राइस्ट बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को हम हिंदुस्तानी पसंद नहीं करते हैं। जो हिंदुस्तानी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके तस्दीक करें मेरी बात की, इस बात का जवाब दें कि क्या आप ट्रंप को पसंद करते हैं। मैं तो कम से कम ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। खैर, तो उन्होंने भी कहा कि वो भारत से बहुत प्यार करते हैं। सॉरी ट्रंप साहब, आपकी मोहब्बत हमें बड़ी भारी पड़ रही है, जाने दीजिए, आपका और नेतन्याहू का प्यार हमें नहीं चाहिए। खैर, छोड़ देते हैं इस बात को। दूसरी संभावना यह जताई जा रही है कि जो बार बार बात हो रही है कि इस्लामाबाद में दोबारा बात होगी, यह भी मुमकिन है कि ट्रंप खुद इस्लामाबाद पहुंच जाए और इस बात पर जोर दे कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन वहां पर आए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? आप याद कीजिए वो फेमस तस्वीर जिसमें फलस्तीन के पीएलओ के लीडर यासर अराफात और उस समय इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो दोनों लोग पहुंचे थे कहां? ओस्लो में। और ओस्लो में उनके साथ अमेरिकन राष्ट्रपति का फोटो आया था और अमेरिकन राष्ट्रपति को इसके बाद नोबेल पुरस्कार मिला था। यासर को भी मिला था और इजरायली राष्ट्रपति को भी मिला था। वो सब कहानी आप जानते हैं। ओस्लो कैसे बर्बाद हुआ ये भी हम लोग जानते हैं। ओस्लो की बातचीत कैसे बर्बाद हुई ये भी हम लोग जानते हैं। इतिहास पर बहुत बातें कर चुका हूं, लेकिन कभी कभी इतिहास को याद कर लेना जरूरी होता है। तो ट्रंप ये कल्पना हो सकता है कर रहा हो कि वो पाकिस्तान जाए, एक डील हो जाए और उस डील के बाद पेजेश्कियन की और ट्रंप की एक तस्वीर आए। शहबाज शरीफ भी हो सकता है उसमें शामिल हो, आसिम मुनीर भी हो सकता है शामिल हो, और ये एक तस्वीर ऐसी आए जो उसको नोबेल प्राइज दिला दे।
जिसमें वो कहे कि देखिए मैंने पीस एस्टैब्लिश कर ली। हालांकि फर्क ये है कि उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति गए हुए थे, उन्होंने जो पीस एस्टैब्लिश कराई थी, जो चली नहीं, इसी नेतन्याहू की वजह से नहीं चली, वो फलस्तीन और इजराइल के बीच में था। यहां तो आप खुद जंग का हिस्सा हैं, इसलिए आप जो पीस एस्टैब्लिश कर रहे हैं बेसिकली अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन खैर, वो ट्रंप का दिमाग है, वो कुछ भी सोच सकता है, हो सकता है ट्रंप वहां पर टर्की के राष्ट्रपति को भी बुला ले, एर्दोगान को बुला ले, हो सकता है सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस को बुला ले, कुवैत के प्रिंस को बुला ले, जॉर्डन के शाह को बुला ले, वो किसी को भी बुला सकता है। नेतन्याहू नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा ढेर सारे अरब लीडर्स को बुला सकता है, कुछ और लीडर्स को बुला सकता है और उसको एक ग्रैंड मंच बना सकता है, जिसके बाद वो अमेरिका में जाके ये कह सके कि देखो हम दुनिया में शासन करते हैं, हम दुनिया पर राज करते हैं और हमने ईरान के साथ पीस एस्टैब्लिश कर ली। इस समय अमेरिका का हाल ये है कि अमेरिकी अखबार बता रहे हैं 51%, 51%, आधे से ज्यादा अमेरिकियों को यह लगता है कि ईरान से जंग में हासिल कुछ नहीं हुआ है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये सब कहानियां आप सुना रहे हैं, इसका नरेंद्र मोदी से बातचीत में क्या है? इससे नरेंद्र मोदी की बातचीत कहां से आती है? यहां से आती है हुजूर आला कि नरेंद्र मोदी जी को अगर वो चाहेंगे तो भी इस्लामाबाद नहीं बुला पाएंगे। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि जो बातचीत इतनी सारी मुश्किलें उठाकर, इतनी परेशानियां उठाकर, इतना लगातार लगकर, कभी चाइना भागकर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी ईरान को मना रहे हैं, कभी अमेरिका को मना रहे हैं, वो सारा पेल मैं समझ सकता हूं जो इस तरह की मध्यस्थता में करना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे कि सारा पेन उठाकर जो बातचीत वो करा रहे हैं, जो डील वो करा रहे हैं, जो दुनिया में डील मेकर बनना चाहते हैं, अपनी इमेज एक डिप्लोमैट के रूप में लाना चाहते हैं, उस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ जाए, ये बात आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कतई मानेंगे नहीं। ऐसे में हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं पक्की बात है, क्या होगा 4 दिन बाद हम नहीं जानते हैं। मैंने सुबह भी कहा था, आज 15 अप्रैल है और आज के सुबह के वीडियो में भी मैंने कहा था कि जंग कल भी शुरू हो सकती है, परसों भी शुरू हो सकती है और बातचीत भी हो सकती है, हम नहीं जानते हैं क्या होगा। लेकिन ये एक संभावना हो सकती है कि ट्रंप उसको ग्रैंड मंच बना दे और वहां से अपने नोबेल प्राइज के लिए पुश करे, वहां से ये श्रेय लेने की कोशिश करे कि उसने पीस एस्टैब्लिश कर दी है। और चूंकि नरेंद्र मोदी को वहां शामिल नहीं कर सकता और नरेंद्र मोदी को इतना नाराज तो वो करना नहीं ही चाहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार उसके साथ खड़े रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को यह सारा मामला फोन पर समझाया गया हो, इसीलिए कोई डिटेल सामने नहीं आई। और देखिए, हिंदुस्तान भी परेशान तो है ही, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, दुनिया का हर मुल्क परेशान है पेट्रोल, डीजल और गैस की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं और जो किल्लत हो रही है। जैसे हिंदुस्तान के बारे में खबर ये आई है, भारत के बारे में खबर ये आई है कि क्रूड ऑयल और गैस की प्राइसेस 35.16% बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर चुनाव नहीं होता तो अभी तक हमारे यहां पेट्रोल शायद 115, 20, 25 रुपए और डीजल 130, 35 रुपए बिकना शुरू हो गया होता। एलपीजी के घरेलू गैस की भी कीमतें काफी बढ़ गई होती। 3 मई को रिजल्ट आना है, तो बहुत मुमकिन है कि 3 मई के बाद ये दाम बढ़ जाएं अगर हालात ऐसे ही बने रहें। अब देखिए, ट्रंप ने जो लगा दिया वहां पर ब्लॉकेड, उसके बाद तेल का निकलना और मुश्किल है, तो नया तेल आएगा नहीं, नई गैस आएगी नहीं, तो जाहिर है किल्लत बढ़ेगी। तो यह भी मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा हो कि भाई कैसे भी खत्म कीजिए, हमारा तेल गैस आने दीजिए, वरना हमारे देश में बहुत दिक्कत आ जाएगी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने देश के बारे में ऐसी बात करेगा ही। तो क्या बात हुई है अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो मैंने आपको बताई। उधर बात हम यूरोप की कर रहे थे और यूरोप में लगातार अमेरिका और इजराइल से दूरी बढ़ती जा रही है। आप देखिए, स्पेन के पेड्रो सांचेज के बारे में तो इतना बताया ही जा चुका है। इजराइल कितना नाराज है आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले उनकी वाइफ के खिलाफ करप्शन के मुकदमे हुए हैं, अब उनके खिलाफ, पेड्रो सांचेज के खिलाफ ये लोग आईसीसी जाने के चक्कर में हैं। इन लोगों का कहना है कि पेड्रो सांचेज ने ईरान को एक्सपोर्ट किया है और इसलिए पेड्रो सांचेज के खिलाफ केस चलना चाहिए। अभी तक कोई केस नहीं चल रहा था, लेकिन जब वो इजराइल के खिलाफ हुए तो इजराइल की पूरी लॉबी, इजराइल का एक लीगल ग्रुप है जो ये केस कर रहा है, तो इजराइल की पूरी लॉबी पेड्रो सांचेज के पीछे पड़ गई है। लेकिन किसके किसके पीछे आप पड़ेंगे? मेलोनी का मैंने बताया कि इटली के मेलोनी ने सीधे सीधे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और इटली की जो मेलोनी है वो राइट विंग की है, इसीलिए यावर लैपिड
जो वहां पर विपक्ष का नेता है इजराइल में, उसका कहना है कि अब तो राइट विंग के लोग भी हमसे दूर हो रहे हैं। पोलैंड में भी राइट विंग का एक सांसद, राइट विंग में बार बार कह रहा हूं, लेफ्ट का नहीं है जो इनके खिलाफ होगा ही होगा, राइट विंग का जो अभी तक इनके साथ था, पोलैंड का एक दक्षिणपंथी सांसद है जिसका नाम है कोनराड बर्कोविच। कोनराड बर्कोविच संसद में आता है और इजराइल का झंडा लेकर आता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इजराइल के झंडे में जो स्टार बना होता है उसकी जगह यहूदी जो निशान होता है, वो नाजी स्वास्तिक जिसको कहते हैं, वो बना हुआ है। और वो दिखाते हुए कहता है कि इजराइल हमारे सामने जेनोसाइड कर रहा है, बेहद खतरनाक जेनोसाइड कर रहा है और इजराइल नाजी जर्मनी की तरफ बनता चला जा रहा है। कोनार्ड बर्कोविच के बारे में मैंने बताया कि कॉन्फेडरेसिया का ये मेंबर है। कॉन्फेडरेसिया जो पार्टी है वो राइट विंग की पार्टी है। तो ये घटना हो गई पोलैंड की। और मजेदार बात यह है कि जिस दिन उसने इनको जर्मन नाजी की तरह कहा है वो होलोकास्ट डे था, जिस पर इजराइल बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहा था और कह रहा था कि होलोकास्ट दोबारा ना हो, इसलिए हम इजराइल की रक्षा करते हैं वगैरह वगैरह। उस दिन पोलैंड का एक दक्षिणपंथी एमपी इजराइल के झंडे पर नाजी स्वास्तिक लगाकर कहता है कि इजराइल नाजी जर्मनी की तरह हो गया है और ये क्रूर नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। हिलेरी क्लिंटन जो हमेशा इजराइल की समर्थन रही हैं, कल एक चैनल पर थी और उस पर उन्होंने कहा कि मैं इजराइल की स्टांच सपोर्टर थी और आज भी हूं, लेकिन मैं नेतन्याहू की स्टांच विरोधी हूं। बहुत वक्त हो गया उसको गद्दी पर बैठे हुए और वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। जेनोसाइड लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो कुछ कहा हिलेरी ने वो जेनोसाइड के आसपास की ही बात है। अमेरिका के बारे में मैंने आपको बताया कि 51% लोग मानते हैं इस जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ और अमेरिका के अंदर 60% से ज्यादा लोग इजराइल के मुखालिफ हो चुके हैं। अगर आप कनाडा की बात करेंगे तो वहां भी 65% से ज्यादा लोग इजराइल के मुखालिफ हो चुके हैं। 22% लोग सिर्फ इजराइल का समर्थन करते हैं कनाडा में। और कैर्नी लगातार जो बयान दे रहा है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जा रहा है। ये कुछ कंट्रीज की मैंने बात की। हंगरी के अंदर जो नया लीडर आया है उस लीडर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो इजराइल का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से ऑर्बन लगातार इजराइल के खिलाफ आए हर प्रस्ताव को वीटो करता था, इसने कहा है कि केस बाय केस देखा जाएगा। इस तरह से आंख मूंद के हम इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे। तो राइट विंग के अंदर और यूरोप के अंदर लगातार हवा बदल रही है। जर्मनी का राष्ट्रपति सीधे सीधे लेबनान में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता है और वेस्ट बैंक में जो ये बढ़ रहे हैं उसकी मजम्मत करता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टेमर संसद के अंदर कहता है कि लेबनान पर जिस तरह का हमला हो रहा है वो रुकना चाहिए। ये सब माहौल जो बन रहा है, ये सब इशारे इस बात के हैं कि नेतन्याहू के दिन पूरे हो चुके हैं और अब कोई होलोकास्ट के नाम पर और ज्यादा इजराइल का रौब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब लोग इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। ये एक अलग माहौल बन रहा है और इसमें चाइना, रशिया और ईरान की जो तिकड़ी बनी है वो न केवल मजबूत साबित हो रही है बल्कि अमेरिका के ऊपर लगातार हावी हो रही है। अभी कल मैंने आपको बताया था कि चाइना के राष्ट्रपति ने जिस तरह से अमेरिका की तरफ उंगलियां उठाकर कहा था कि जंगल राज मत बनाइए दुनिया को, दुनिया पर जंगल राज नहीं चलेगा, वो इस बात का इशारा था कि चाइना ने कहा एनफ इज एनफ। अब अगर तुम सीमाएं पार करोगे तो कुछ बुरा भी हो सकता है। चाइना और रशिया के बीच में लगातार दोस्ती बढ़ती जा रही है। अभी रशिया ने यह बात कही कि अगर चाइना को ईरान से तेल नहीं मिल पाएगा तो हम तेल पहुंचाएंगे। और रशिया और ईरान के बीच में मैं आपको बता चुका हूं कि कैस्पियन सी के थ्रू लगातार बिजनेस होता रहेगा। तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग फेज में हैं। हो सकता है आज या कल या परसों खबर आए कि इस्लामाबाद में दोबारा बातचीत शुरू होने वाली है। अभी 2 दिन पहले 13 तारीख को ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक की बात कर रहा था ट्रंप, तो कल को अगर यह खबर आ जाए कि ईरान पर स्ट्राइक हो गई है तो भी बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ईरान उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी से जो बात हुई है उसकी कई वजहों में से एक वजह यह हो सकती है कि ट्रंप
पाकिस्तान खुद आना चाहता है और वहां मोदी को बुला नहीं सकता। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि दुनिया भर में ट्रंप और इजराइल जिस तरह से लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं, यूरोप खुद को इस बात के लिए भी तैयार कर रहा है कि नाटो से अगर अमेरिका निकल गया तो वो अपने तरीके से नाटो को चलाएंगे। उसमें ट्रंप साहब नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहते हो कि भाई तुम तो अब भी हमारे दोस्त हो ना, कम से कम तुम दोस्त बने रहना। अब खैर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो आगे कभी डिटेल आएगी। खैर बातचीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बातचीत होगी नहीं होगी, ये सब आगे आएगा और डिटेल में आएगा, तब और बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।